11 जुलाई को यूक्रेन ने एक मजबूत सहयोगी खो दिया। 71 वर्ष की आयु में साउथ कैरोलिना के सीनेटर लिंडसी ग्राहम का निधन हो गया। हालांकि लिंडसी ग्राहम की राजनीति को लेकर लोगों की राय बटी हुई हो सकती थी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रूस के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से वह यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता के सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे। वास्तव में ग्राहम अपनी मृत्यु से केवल एक दिन पहले ही यूक्रेन के अधिकारियों से मिलने के लिए कीव गए थे, जिसमें राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी शामिल थे, और उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक देश के प्रति अपना समर्थन बनाए रखा। सीनेटर ग्राहम अब नहीं है, पर उनकी विरासत अमर रहेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दोनों पक्षों के सांसद एक ऐसे प्रतिबंध पैकेज को पारित करने के लिए उत्सुक है जो न केवल युद्ध को समाप्त कर सके, बल्कि रूसी संघ को भी वैसे ही नष्ट कर दे जैसा हम जानते हैं। यही वो चीज़ है जो लिंडसी ग्राहम चाहते थे कि हो। 1955 में साउथ कैरोलिना के छोटे से शहर सेंट्रल में जन्मे लिंडसी ग्राहम ने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना और उसके लॉ स्कूल से स्नातक किया और फिर यूएस एयरफोर्स में सेवा की। 1982 से 1989 तक वे जज एडवोकेट जनरल कॉर्प्स या जेएजी कॉर्प्स के सदस्य थे, जो एयरफोर्स की कानूनी शाखा है। एयरफोर्स छोड़ने के बाद उन्होंने 1989 में साउथ कैरोलिना एयर नेशनल गार्ड में शामिल हुए, और भले ही वे कभी युद्ध के मैदान में तैनात नहीं हुए या सक्रिय रूप से नहीं लड़े, फिर भी उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री में विभिन्न कानूनी और सलाहकार भूमिकाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1990 के शुरुआती सालों में उन्होंने राजनीति शुरू की। साउथ कैरोलिना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में चुने गए और 2003 में अपने राज्य के सीनेटर बने। ये पद उन्होंने अपनी मृत्यु तक 20 साल से अधिक समय तक संभाला, और ग्राहम के सैन्य इतिहास को देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उस समय वे वॉशिंगटन के सबसे बड़े युद्ध समर्थकों में से एक के रूप में जाने गए। उन्होंने बार बार अमेरिका की हस्तक्षेपकारी वैश्विक भूमिका, सैन्य फंडिंग बढ़ाने और दुनिया भर में अमेरिका के विरोधियों से सीधे टकराव की वकालत की। वह 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले के प्रमुख समर्थकों में थे, और उन्होंने लीबिया, सीरिया, ईरान में भी हस्तक्षेप का समर्थन किया। 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के वक्त ग्राहम ने तुरंत अपनी स्थिति स्पष्ट की। संघर्ष शुरू होते ही ग्राहम ने 3 मार्च के ट्वीट में मानो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या का आह्वान करते हुए सुर्खियां बटोरी, जिसमें उन्होंने लिखा, रूस में कोई इस आदमी को खत्म कर दे तभी यह खत्म होगा। आप अपने देश और दुनिया की बहुत बड़ी सेवा करेंगे। मई 2023 में रूस के गृह मंत्रालय ने ग्राहम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जब एक वीडियो में वो राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलते और यूक्रेन को दी गई अमेरिकी सैन्य सहायता को अब तक का सबसे सार्थक खर्च बताते दिखे। अपने खास अंदाज में ग्राहम ने इस घटना पर चुनौतीपूर्ण अंदाज में जवाब दिया। ये जानकर कि यूक्रेन के प्रति मेरी प्रतिबद्धता ने पुतिन की सरकार को नाराज कर दिया है, मुझे बेहद खुशी होती है। सालों के बीतने के साथ ग्राहम लगातार और खुलकर यूक्रेन के लिए और अधिक सहायता का समर्थन करते रहे। उन्होंने प्रतिबंध पैकेजों के पक्ष में वोट दिया, कई बार कीव गए और वॉशिंगटन कीव रक्षा सहयोग बढ़ाने की मांग की। जब कई रिपब्लिकन सहयोगियों ने रूस यूक्रेन युद्ध पर रुख बदला और अतिरिक्त सहायता के खिलाफ वोट दिया, ग्राहम ने अपना रुख अंत तक बनाए रखा। फरवरी 2025 में साउथ कैरोलिना के सीनेटर ने जेलेंस्की के साथ मंच पर यूक्रेन के राष्ट्रपति की ओर इशारा कर कहा, आप पुतिन को कैसे रोकते हैं? आप इन्हें पूरी तरह हथियार देते हैं क्योंकि ये लड़ेंगे। मुझे याद दिलाना कि यूक्रेन पर हमला ना करूं, ठीक है? यह अच्छा नहीं पड़ता। उस बयान के बाद खुद को जिन मुद्दों की उन्हें परवाह है उन पर हड्डी पकड़े कुत्ते की तरह पीछे पड़ने वाला बताते हुए ग्राहम ने 2025 के रूस पर प्रतिबंध अधिनियम पर काम शुरू किया। ग्राहम ने डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल के साथ मिलकर मॉस्को पर अमेरिकी प्रतिबंधों को सख्त करने की मांग की, क्योंकि वे मानते थे कि यही पुतिन को युद्ध खत्म करने के लिए मजबूर करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। ग्राहम के विधेयक में उन देशों से आने वाले सामानों पर 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था जो रूस के तेल, गैस और यूरेनियम खरीदते हैं। साफ कहे तो यह सीधे चीन और भारत को निशाना बनाता था, जो रूस के ऊर्जा व्यापार का लगभग 70% हिस्सा थे। ग्राहम का विचार था कि रूस में निवेश करने वाले देशों को निशाना बनाकर वे उन्हें रूस के साथ व्यापार बंद करने
और अन्य जगह व्यापार करने के लिए मजबूर करे। इससे रूसी अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचता, जो उस समय पहले से ही अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए कई प्रतिबंधों के कारण परेशान होने लगी थी। अपनी अर्थव्यवस्था बर्बाद होने के साथ पुतिन के लिए युद्ध जारी रखने के लिए पर्याप्त धन जुटाना और भी मुश्किल हो जाएगा और अंत में उनके पास शायद कोई और विकल्प न रहे सिवाय इसके कि वे वार्ता की मेज पर बैठे और इस संघर्ष को समाप्त करें। जून 2025 में ग्राहम ने गर्व से कहा कि उनके विधेयक को दर्जनों सांसदों का समर्थन है। मेरे पास रूसी प्रतिबंध विधेयक के लिए 84 सह प्रायोजक है, जो रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के लिए चीन, भारत और रूस के खिलाफ आर्थिक बंकर बस्टर है। महीनों तक ग्राहम ने कहा कि प्रस्ताव अंतिम मतदान के करीब है, लेकिन समय सीमा टलती रही क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन से सीधे बातचीत को प्राथमिकता दे रहे थे। इसी साल जनवरी तक ग्राहम सफलता के और करीब दिख रहे थे। ट्रंप से मिलने के बाद सांसद ने कहा कि राष्ट्रपति ने बिल मंजूर कर दिया, अब सिर्फ अंतिम मतदान बाकी है। दुर्भाग्यवश वह इसे होते हुए देखने के लिए ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाए, लेकिन इस दुनिया में उनका आखिरी बड़ा कदम भी यूक्रेन की सेवा में था। 10 जुलाई को वे कीव गए और यूक्रेनी ड्रोन निर्माता स्काईफॉल के उत्पादन केंद्रों का दौरा किया। स्काईफॉल PP-1 सन बनाता है, जो रूस के लगातार झुंडनुमा हमलों का मुकाबला करने में सबसे प्रभावी इंटरसेप्टर ड्रोन में से एक साबित हुआ है। ग्राहम ने अपनी यात्रा के दौरान कंपनी की कई मानव रहित प्रणालियां देखी, साथ ही वे नई तकनीकें भी देखी जो अभी विकास के चरण में हैं। उन्होंने कंपनी की खूब तारीफ की, उसे अत्याधुनिक और बड़ी उत्पादन क्षमता वाली बताया, जो सबसे उन्नत तकनीकें बनाती है। और अपने अंतिम बयानों में से एक में सीनेटर ने एक बार फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूक्रेन के बीच और अधिक सहयोग की अपील की। मुझे लगता है अगर अमेरिका ड्रोन क्षेत्र में यूक्रेन के साथ काम नहीं करता तो यह बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि हमने कठिन समय में यूक्रेन का समर्थन किया और वे मदद को तैयार हैं। अगली शाम तक ग्राहम का जीवन समाप्त हो जाएगा, जिसे उनके परिवार ने थोड़े समय की अचानक बीमारी बताया। कई अधिकारियों और सार्वजनिक हस्तियों ने संवेदनाएं साझा की, जिनमें यूक्रेनी संसद प्रमुख रुस्लान स्टेपांचुक ने यूक्रेन के लिए उनके कार्यों पर गहरी कृतज्ञता जताई। उन्हें देश का एक दृढ़ मित्र बताया, जो हर कदम पर उसकी लड़ाई को समझता और समर्थन करता था। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ऑनलाइन एक संदेश पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने ग्राहम को अब तक के सबसे महान लोगों और सीनेटरों में से एक बताया, साथ ही एक सच्चे अमेरिकी देशभक्त के रूप में जिनकी बहुत कमी महसूस की जाएगी। लेकिन काम शब्दों से ज्यादा बोलते हैं, और ग्राहम के निधन को सम्मान देने के लिए कुछ सार्थक करने की इच्छा से अमेरिकी सीनेटरों ने दिवंगत सीनेटर के रूस प्रतिबंध विधेयक के अपने संशोधित संस्करण को आधिकारिक रूप से पेश किया। ग्राहम और ब्लूमेंथल के एक साल पहले पेश विधेयक में बदलाव हुए हैं, फिर भी 60 से अधिक पन्नों का यह दस्तावेज रूस के लिए अब भी बुरी खबर है। और इससे भी बढ़कर सांसद इसके कानून बनने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है, और कई लोगों ने विश्वास जताया है कि यह कांग्रेस के अगस्त अवकाश से पहले ही आगे बढ़ सकता है। यहाँ तक पहुँचने में काफी समय लगा, जिसमें दोनों दलों के सांसदों और खुद व्हाइट हाउस महीनों तक बातचीत में शामिल रहे। लेकिन अब जबकि प्रतिबंध विधेयक आधिकारिक बनने से बस कुछ ही दूर है, रूस खुद को उस चीज के लिए तैयार कर रहा है जो उसकी जूझती हुई अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से संकट में डाल सकती है। इससे पहले कि हम समझाएं कि ऐसा कैसे हो सकता है और इस विधेयक का कितना बड़ा असर हो सकता है, अगर आप ऐसी और जानकारियां चाहते हैं तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते इसे ऐसे ही समझाते हैं। इस विधेयक का मकसद मॉस्को पर दबाव डालना है ताकि वो यूक्रेन युद्ध के लिए जरूरी आय से वंचित हो जाए। क्रेमलिन अधिकारियों ने शुरुआत में इस संघर्ष को कुछ हफ्तों या दिनों में खत्म होने का दावा किया था, लेकिन ये 4.5 साल से ज्यादा चला है और आधुनिक इतिहास के सबसे महंगे सैन्य अभियानों में शामिल हो गया है। रूस ने अपनी सेना में खरबों डॉलर खर्च किए हैं, जिसमें खरीद, उत्पादन, भर्ती आदि में भारी राशि लगाई गई है। रूस को 10 लाख से ज्यादा हताहतों का सामना करना पड़ा और कई महंगे सैन्य उपकरण जैसे टैंक, वायु रक्षा प्रणाली, जहाज नष्ट हो गए हैं। रूस को अपनी ऊर्जा अवसंरचना पर लगातार अधिक विनाशकारी ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना करना पड़ा है, जिससे हाल के महीनों में पूरे रूसी क्षेत्र में
कई तेल रिफाइनरियों में आग लगी है। इन हमलों ने मिलकर देश को संकट में डाल दिया है। फिर भी युद्ध जारी है, जिसका मतलब है कि यूक्रेन और उसके सहयोगियों का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। यहीं पर यह विधेयक काम आता है। अगर यह पारित हो जाता है, जिसकी संभावना ज्यादा है क्योंकि इस विधेयक को रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही सीनेटरों का व्यापक समर्थन प्राप्त है, ये विधेयक कई रूसी राजनीतिक और सैन्य नेताओं पर व्यापक प्रतिबंध लगाएगा, जिसमें व्लादिमीर पुतिन स्वयं भी शामिल है। साथ ही विभिन्न सरकारी स्वामित्व वाले व्यवसायों, ओलिगार्क्स और अभिजात वर्ग पर भी। पुतिन को शायद व्यक्तिगत रूप से उन पर लगे प्रतिबंधों की परवाह नहीं, क्योंकि वे अब भी महलों और निजी जेट के साथ शानदार जीवन जीते हैं। लेकिन जब उसके करीबियों, ओलिगार्क्स, व्यापार प्रमुखों व अन्य अमीर लोगों पर प्रतिबंध लगते हैं, जिनकी संपत्तियां पश्चिम में जब्त हो रही हैं और स्वतंत्रताएं छीनी जा रही हैं, तो यह मायने रखता है। सालों से ये लोग पुतिन के युद्ध का समर्थन कर रहे हैं, यहां तक कि जब यह साफ हो गया कि यह संघर्ष शुरू में सोचे गए समय से कहीं ज्यादा लंबा चलेगा और जितना किसी ने सोचा भी नहीं था उससे कहीं ज्यादा पैसा, जनशक्ति और संसाधन खर्च होंगे, तब भी पुतिन को मजबूत समर्थन मिलता रहा। लेकिन जैसे जैसे प्रतिबंधों की लहरें उस घेरे पर असर डालती गई, उसमें दरारें साफ तौर पर उभरने लगी। स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने रूसी अभिजात वर्ग के बीच गहरी होती दरार को महसूस किया है, जिसमें कुछ लोग पुतिन पर दबाव डालने लगे हैं कि वे मान लें कि युद्ध अब एक गतिरोध की स्थिति में पहुंच गया है और इसे समाप्त करने के लिए कदम उठाएं। इन्हीं व्यक्तियों और संस्थाओं को निशाना बनाकर लगाए गए और अधिक वित्तीय प्रतिबंध निश्चित रूप से उस राजनीतिक आग में और घी डालेंगे जो इस समय क्रेमलिन के गलियारों में तेजी से फैल रही है। लेकिन इस विधेयक का असर यही नहीं रुकता। ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि प्रतिबंध अधिनियम रूस की ऊर्जा परियोजनाओं, वित्तीय संस्थानों पर भी कई अतिरिक्त दंड लगाएगा और शायद सबसे अहम, उसकी तथाकथित शैडो फ्लीट पर भी अतिरिक्त दंड लगाएगा, जो टैंकरों और मालवाहक जहाज़ों का एक गुप्त नेटवर्क है, जिसका इस्तेमाल रूस दुनिया भर के समुद्री मार्गों से तेल, ईंधन और सैन्य उपकरणों का निर्यात जारी रखने के लिए करता है। शैडो फ्लीट मास्को के लिए प्रतिबंधों को दरकिनार कर देश में राजस्व लाने का प्रभावी तरीका बन गया है। ये ऐसा करने के लिए कई तरह की धोखाधड़ी वाली रणनीतियों का इस्तेमाल करता है, जैसे जहाज खरीदना और उन्हें गुमनाम शेल कंपनियों के जटिल जाल के जरिए इधर उधर करना, इन्हें ऐसे देशों में रजिस्टर करना जहां समुद्री निगरानी ढीली हो और कागजी सबूत न बने, इसलिए इनके नाम व रजिस्ट्रेशन डिटेल्स बार बार बदलना। समय के साथ दुनिया भर ने मास्को की चालें समझ ली है और छाया जहाज़ों की पहचान करने, उनका पता लगाने और उन पर प्रतिबंध लगाने के ज़्यादा कारगर तरीके बना लिए हैं। इस बिल में शामिल अतिरिक्त प्रतिबंधों से छाया बेड़े के लिए अपने संचालन को बनाए रखना और भी मुश्किल हो जाएगा, जिससे रूस जितने संसाधन बेच सकता है और इस अवैध तरीके से जितना पैसा कमा सकता है वह और भी कम हो जाएगा। लेकिन इस बिल का सबसे बड़ा हिस्सा रूस पर बिल्कुल भी केंद्रित नहीं है। इसकी बजाय यह उन देशों पर केंद्रित है जो अब भी रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। सीनेटर ग्राहम के लिए यह हमेशा सबसे अहम था। अगर अमेरिका, चीन और भारत को रूस से लेन देन से रोक दे तो रूस की आमदनी के मुख्य स्रोत तुरंत सूख जाएंगे। जैसा कि पहले बताया गया, ग्राहम शुरू में इन देशों पर 500% टैरिफ लगाना चाहते थे, लेकिन इतनी सख्त कार्रवाई को कांग्रेस की मंजूरी मिलना संभावना कम थी। इसलिए बिल में संशोधन किया गया है और टैरिफ दर को घटाकर अब एक अधिक तर्कसंगत लेकिन फिर भी प्रभावशाली 100% कर दिया गया है। ये टैरिफ उन शीर्ष 5 देशों पर लागू होगा जो सबसे ज्यादा रूसी कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदते हैं। इस बीच जो अन्य देश कम मात्रा में खरीदारी करते हैं वे छूट के पात्र हो सकते हैं, बशर्ते वे यह दिखा सके कि वे उन आयातों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। चीन और भारत इस सूची में सबसे बड़े खरीदार हैं और दोनों पर इस बिल का भारी असर पड़ने वाला है। ये दोनों देशों और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ा सकता है, जिससे बीजिंग और नई दिल्ली खुश नहीं होंगे। अंत में दोनों देश शायद दबाव में झुक जाएंगे। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। चीन अमेरिका के राजनीतिक संबंध कमजोर होने के बावजूद वे हर साल सैकड़ों अरब डॉलर के सामान और सेवाओं का व्यापार करते हैं। इनमें से
कोई भी देश नहीं चाहता कि अमेरिका के साथ उनके व्यापारिक संबंध असहनीय स्तर तक खराब हो जाए। इसलिए वे जल्दी ही यह फैसला कर सकते हैं कि अब समय आ गया है कि वे रूसी बाजार से बाहर निकले और तेल और गैस के लिए वैकल्पिक विकल्प तलाशे। और अगर ऐसा होता है तो रूस को अचानक अपने 2 सबसे बड़े निवेशकों को खोने की डरावनी संभावना का सामना करना पड़ेगा। उसकी कमजोर अर्थव्यवस्था के 2 मजबूत स्तंभ एक रात में छिन सकते हैं, जिससे चौंकाने वाला असर होगा, जैसा आंकड़े दिखाते हैं। इस साल मई में चीन ने रूस की निर्यात आय का 38% बनाया और कच्चे तेल, पाइपलाइन गैस, कोयला, LNG व अन्य तेल उत्पादों में लगभग $8 अरब निवेश किया। जून में भारत ने रूसी कच्चे तेल का आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचाया, जो पिछले महीने से 34% अधिक था। नई दिल्ली ने रूसी ईंधन पर करीब $6.3 अरब खर्च किए, जिसमें $5.15 अरब कच्चे तेल पर थे। अगर ये दोनों देश रूसी ऊर्जा खरीदना बंद कर दे या अपनी निवेश राशि में भी काफी कमी कर दे, तो इसका मतलब होगा कि अरबों डॉलर क्रेमलिन की अर्थव्यवस्था में आना बंद हो जाएंगे। और पुतिन के युद्ध खर्च के बेकाबू तरीके से बढ़ने और हर स्तर पर लागत बढ़ने के साथ ऐसा असर रूसी युद्ध मशीन के लिए सचमुच मौत की सजा जैसा संकेत हो सकता है। जैसा कि एक सीनेट सहायक ने CNN को बताया, रूस की आय का बड़ा हिस्सा, खासकर जो यूक्रेन में उसके आक्रामक युद्ध के लिए इस्तेमाल होता है, वह रूसी तेल और गैस के निर्यात से आता है। इसी वजह से इस बिल को खास तौर पर रूसी अर्थव्यवस्था के इसी हिस्से पर केंद्रित किया गया है। सबसे अच्छी बात यह है, प्रतिबंध तुरंत लागू होंगे। ये न शांति वार्ता पर निर्भर होंगे, न किसी शर्त से जुड़ेंगे। पुतिन के पास निकलने का रास्ता नहीं होगा। बिल के अनुसार पुतिन, ऊर्जा क्षेत्र, वित्तीय संस्थाएं और छाया बेड़े पर प्रतिबंध बिल पारित होने के 30 दिन में लागू होंगे। अब सिर्फ मतदान बाकी है। अभी ये साफ नहीं है कि ये कब होगा, लेकिन सीनेट के प्रतिनिधियों ने जल्द से जल्द मतदान होने को लेकर उत्सुकता और भरोसा जताया है। सीनेटर ब्लूमेंथल ने कहा कि इसे अगस्त से पहले पारित किया जा सकता है। ब्लूमेंथल ने कहा कि सीनेट मेजॉरिटी लीडर जॉन थ्यून तभी आगे बढ़ेंगे जब पर्याप्त वोट होंगे, और मुझे लगता है हमारे पास वोट है। दोनों पक्षों के सीनेटरों ने इस विधेयक को लिंडसे ग्राहम को एक उपयुक्त श्रद्धांजलि बताया है, जिनके बारे में कहा गया कि वे अपनी मृत्यु से पहले के अंतिम दिनों और घंटों में अपने बिल को कानून बनते देखने की संभावना को लेकर बहुत उत्साहित थे। ब्लूमेंथल ने बताया कि उन्होंने ग्राहम से उसी दिन बात की थी जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, और उन्होंने उन्हें पहले कभी इतना उत्साहित नहीं सुना था, क्योंकि व्हाइट हाउस ने हमारे प्रतिबंध विधेयक का समर्थन करने की सूचना दी थी, जो कठिन द्विदलीय बातचीत के बाद संभव हुआ। सीनेटर केटी ब्रिट ने ब्लूमेंथल से सहमति जताते हुए कहा कि ग्राहम ने इसे अपने करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। दुर्भाग्यवश दिवंगत दक्षिण कैरोलिना के सीनेटर के लिए वह इसे होते हुए नहीं देख पाएंगे, लेकिन उनके जीवित सहयोगियों के लिए उनकी विरासत का सम्मान करने और रूस के साथ उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक लड़ाई पर अंतिम निर्णायक छाप छोड़ने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता कि वे आखिरकार उनके विधेयक को मंजूरी दें। और संयुक्त राज्य अमेरिका ही एकमात्र देश नहीं है जो रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में बड़े कदम उठा रहा है। यह वीडियो देखें और जानें कि कैसे यूरोप के 2 प्रमुख देश जर्मनी और फ्रांस ने मिलकर दुनिया के सबसे बड़े समर्थन पैकेजों में से एक का अनावरण किया है। पुतिन के सहयोगी और सलाहकार उनके खिलाफ कैसे हो रहे हैं, जानने के लिए यह वीडियो देखें। और इस युद्ध और दुनिया भर के अन्य युद्धों पर और अधिक ताज़ा खबरें, जानकारियां और विश्लेषण के लिए आज ही द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।